नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि हार के साथ शुरू हुई कहानी को जीत पर मिलेगा विराम। आखिरी शॉट में बीजेपी को 36 वाली बाउंड्री पार करा पाएंगे जेपी। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जा रहे हैं। राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा 2.5 दशक के सामने भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक वनवास खत्म करवाने की चुनौती है। पिछले 2.5 दशक में जब जब विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो बीजेपी को यहाँ शिकस्त ही मिली है। कहा जाता है कि देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए दिल्ली सबसे कमजोर कड़ी साबित होती रही है। जेपी नड्डा का कार्यकाल पिछले साल फरवरी 2024 में ही पूरा हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव और फिर राज्य के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे बढ़ाया जाता रहा है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्र अध्यक्ष के चुनाव से पहले 50% राज्य इकाई का संगठनात्मक चुनाव होना अनिवार्य है। अब राजनीतिक पंडित यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या कार्यकाल के आखिरी बॉल पर नड्डा बीजेपी को बहुमत के 36 वाले आंकड़े को पार करा पाएंगे। मोदी शाह दोनों के करीबी। कुशल रणनीतिकार होने के साथ ही जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विश्वास पात्र भी माने जाते रहे हैं। कठिन से कठिन कामों को सूझबूझ और सरलता से सुलझाने में माहिर जेपी नड्डा भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। पीएम मोदी और अमित शाह दोनों के साथ जेपी नड्डा के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। बता दें कि नरेंद्र मोदी जब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, उस वक्त जेपी नड्डा और मोदी साथ में काम किया करते थे। दिल्ली के अशोक रोड स्थित भाजपा के पुराने मुख्यालय के आउट हाउस में दोनों एक साथ रहा करते थे। भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह से भी नड्डा के करीबी और पुराने रिश्ते रहे हैं। शाह जब जनता युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष थे तो जेपी नड्डा भाजयुमो के अध्यक्ष थे। राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का रिकॉर्ड जयप्रकाश आंदोलन से प्रभावित होकर छात्र राजनीति की ओर कदम बढ़ाने वाले नड्डा ने वैसे तो बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी से राजनीति में एंट्री ली। फिर 1993 में बिलासपुर के विधायक के रूप में पहली बार विधानसभा पहुंचे। लेकिन अगर बात 2019 के अप्रैल महीने की करें तो नरेंद्र मोदी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण समारोह में एक नाम ऐसा था जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी थी। वो नाम था मोदी के सिपहल सालार अमित शाह का। यह कयास लगाए जा रहे थे कि शाह मंत्री पद संभालेंगे कि नहीं, लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए अमित शाह ने मंत्री पद की शपथ भी ली और देश के गृह मंत्री भी बन गए, जिसके बाद अटकलों का बाजार देश की सबसे बड़ी पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर गर्म हो गया। पिछले मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे जगत प्रकाश नड्डा के इस बार मंत्री नहीं बनने के बाद से ही उनका नाम भाजपा के अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे चल रहा था। नड्डा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके तुरंत बाद जनवरी के महीने में जगत प्रकाश नड्डा को ही भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए चुन लिया गया। उन्हें 3 वर्षों के लिए भाजपा का अध्यक्ष चुना गया। बिहार के विधानसभा चुनाव व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आदि राज्यों में अभी हाल ही में संपन्न हुए कुछ विधानसभा चुनावों के उपचुनावों में भी भाजपा को मिली जबरदस्त सफलता ने देश के अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों के आकलन को जहां एक तरफ न सिर्फ धता बता दिया बल्कि सभी को चौंकाया, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों व बहुत सारे राजनेताओं का चुनाव से पहले व चुनाव के दौरान मत था कि देश में कोरोना महामारी की वजह से जगह जगह उत्पन्न हुई विभिन्न प्रकार की बेहद गंभीर समस्याओं के चलते भाजपा को इन चुनावों में जनता का सामना करने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप चुनाव परिणामों में हार के चलते भाजपा को जबरदस्त निराशा हाथ लगेगी। लेकिन जब बिहार व अन्य राज्यों के चुनाव परिणाम सभी के सामने आए तो भाजपा ने जीत का सेहरा अपने सिर बांधकर सभी चुनावी विश्लेषकों व चुनावों में परास्त हुए राजनीतिक दलों को गहन आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया। तमाम प्रयोगों पर कामयाबी की मुहर। पूरा कार्यकाल पार्टी के लिए मिले-जुले परिणाम वाला रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिलने पर तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को केंद्रीय गृह मंत्री बनाए जाने के बाद जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके तुरंत बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। हरियाणा में बहुमत से वंचित बीजेपी को नई बनी क्षेत्रीय पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनानी पड़ी, लेकिन 5 साल बाद 2024 के चुनाव में सत्ता की हैट्रिक पार्टी ने सारी भरपाई कर ली। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में तकरार के चलते सरकार बनने बिगड़ने का खेल लंबा चला, लेकिन 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन की एक तरफा जीत ने उसके तमाम प्रयोगों पर कामयाबी की मुहर लगा दी। कई बड़े और अहम राज्यों में मिली जीत। कहा जाता है कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जब लोकसभा चुनाव अपने चरम पर था और उत्तर प्रदेश में बसपा, सपा, रालोद की तिकड़ी महागठबंधन के जरिए चमत्कार करने के सपने संजो रही थी और सभी राजनीतिक पंडित इस चुनाव में भाजपा के यूपी में खराब प्रदर्शन करने की भविष्यवाणी करते दिख रहे थे। उस वक्त एक शख्स बूथ लेवल से लेकर प्रदेश की सियासी गलियों को भापने में व नापने में लगा हुआ था। वो नाम था हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी जेपी नड्डा का।
परिणाम जब सामने आए, महागठबंधन का कुनबा ही बिखर गया और भाजपा ने सूबे की 62 सीटें अपने नाम कर ली। वहीं विधानसभा चुनाव के परिणाम ने तो इतिहास बदला नहीं, पहली बार दोबारा जीत के साथ इतिहास बना दिया। क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नड्डा के कार्यकाल में एक एक कर सियासी सफलता दर्ज होते चले गए। याद कीजिए 2018 का वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के हाथों से कांग्रेस 3 अहम राज्यों को छीन जैसे संजीवनी पा लिया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल से मध्य प्रदेश में तो बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। बाकी 2 राज्यों के लिए उसे 5 साल इंतजार करना पड़ा। अंत भला तो सब भला। 2 लोकसभा चुनावों में एक तरफा जीत हासिल करने वाली बीजेपी के लिए विधानसभा पर कब्जा पाना ख्वाब ही रहा। पार्टी को 2013 में 33% तो 2015 में 32.3% वोट हासिल हुए। 2020 में बीजेपी के वोट प्रतिशत में 6% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन वह जीत से कोसों दूर रही। दिल्ली के वोटरों ने केंद्रीय राजनीति के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा तो जताया, लेकिन दिल्ली के लिए केजरीवाल उसकी पसंद बने रहे। शायद यही वजह है कि आप बार बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे का सवाल उछाल रही है। इसके जरिए केजरीवाल खुद को भावी मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित भी कर रहे हैं। बीजेपी को कांग्रेस से आस। बीजेपी की कामयाबी तीसरे दल की ताकत पर ज्यादा निर्भर करती है। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल को 12% से कुछ ज्यादा वोट मिले थे, जिसने पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अगले चुनाव में जनता दल अपने अंतर्विरोधों के चलते खत्म हो गया तो कांग्रेस को बढ़ने का मौका मिला। इस बार कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है। अगर वो जनता दल की तरह 12 से 15% तक वोट हासिल करने में सफल हुई तो बीजेपी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बहरहाल नड्डा की ख्वाहिश होगी कि अध्यक्ष पद से उनकी विदाई दिल्ली विधानसभा चुनावों में जीत के साथ हो। हालांकि यह इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन असंभव तो कतई नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।